करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। एक प्रश्न जो बार बार आप व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ रहे हैं कि सर जो 7वां चरण है उसकी बहाली जब स्टार्ट होगी तो बीटेट या सीटेट का प्रतिशत क्या कुछ रहेगा, जो अभी छठा चरण में चल रहा है वही रहेगा या कुछ और होगा, इसके बारे में मतलब अच्छे तरीके से बताइए कि अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा। पूरा कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में दूर करेंगे और इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि छठवें चरण में क्या कुछ अभी टेट और सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन आया था, वो क्या कुछ है। इसमें देखा जाए तो हमने इसमें हेडिंग बनाया बिहार में 7वें चरण में बहाली के लिए बीटेट या सीटेट अंक या प्रतिशत। इसमें पहला है बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक। यहाँ अभ्यर्थी लिखा गया है, इसको हमने हूबहू लिख दिया है ताकि आपको कोई दुविधा नहीं हो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में छठे चरण में यही लिखा हुआ था। लेकिन इसे सरल भाषा में समझिए, ये 60% अंक किसके लिए है, तो जो सामान्य पुरुष है, जो जनरल यानी सामान्य पुरुष हैं उनके लिए इतना अंक चाहिए। जो सामान्य पुरुष है उनको, महिला को नहीं, सामान्य महिला को नहीं, सामान्य पुरुष को जो चाहिए वो 60% अंक चाहिए। अब 150 का 60% निकालिएगा तो ये कितना आते हैं, 90 अंक। यानी इन्हें कितना चाहिए, अगर पुरुष है तो आपको 90 अंक हर हालत में लेकर आना है। 90 से एक नंबर 89 नंबर अगर आपका आता है तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 7वें चरण में आप भाग नहीं ले पाइएगा। ये क्लियर समझ लीजिए। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। अगर सामान्य पुरुष है तो आपको कितना चाहिए, 90 अंक यानी 60% आपको अंक चाहिए, तभी आप शिक्षक बहाली प्रक्रिया 7वें चरण में भाग ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमने लिखा है वो है पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो एवं सम्मान्य। देखिए यहाँ आ गया ना, सम्मान्य कोटि की महिला हो, उन्हें कितना चाहिए, तो 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। कितना प्रतिशत अंक पे, तो 55% अंक रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल हम ले लेते हैं ओबीसी का अगर सीटेट का देखा जाए, ये मैं बीटेट का भी बता रहा हूँ, सीटेट का भी हो जाएगा। तो जैसे मैं सीटेट का एग्जांपल लेता हूँ, तो सीटेट अगर ओबीसी है तो ओबीसी का सीटेट अगर 55% निकालते हैं तो वो लगभग मतलब लगभग 83 होता है। लेकिन यहाँ 82 माना गया। कितना माना गया, 82 अंक माना गया है। सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह भी देखिएगा ना, को क्वालिफाई करके लिख देगा, हाँ कितना मार्क्स है 82, तो क्वालिफाई करके दे देता है आपको सर्टिफिकेट। तो ये 82 मार्क्स जो है ये आपका होगा, तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। आगे हम इसका जिक्र करेंगे कि छठवें चरण में अंक का क्या वेटेज वगैरह था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये समझ गए कि उन्हें कितना चाहिए, तो सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक होगा, तो निश्चित रूप से वो 7वें चरण में भाग ले सकेंगे। अब ये भी पूछेंगे कि सर किस रीजन से ले सकेंगे, निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, तो इसका भी जवाब हम देंगे, किस रीजन के कारण वो भाग ले सकते हैं। फिलहाल ये जान लेते हैं। तो पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, सामान्य कोटि वगैरह हो गया। महिला सामान्य कोटि में महिला केवल 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि, ये 3 कोटि देख लीजिएगा। इसमें हमको कुछ समझाना नहीं है। अनुसूचित जाति, एसटी एससी जो होता है वो सारी चीज़ समझ रहे हैं, दिव्यांग वगैरह जानते ही हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए कितना चाहिए, 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 50% अंक, 50% अंक क्या हुआ, 50 मीन्स हुआ आपका 150 में 50% यानी 50, यानी 150 का 150 का आधा कितना हुआ, 150 का आधा हुआ 75, 75 दूना 150, 7 7 40, 5 5 10, 7 7 14 1 15, यानी 175 अंक अगर इनका रहता है। किनका, अब ये कभी मत मिला दीजिएगा सर हम सामान्य महिला है, मेरा 75 आया है, क्या हम भाग ले सकते हैं क्या। तो सामान्य महिला की चर्चा नहीं हो रहा है, जो इस कैटेगरी में उनकी चर्चा को कमेंट उल्टा सीधा मत कीजिएगा। एक ही बात मैं कितना बार बताऊंगा, सामान्य महिला वगैरह के लिए इतना चाहिए 55% अंक। और अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अब अनुसूचित STF और SC का पुरुष वगैरह सभी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कोटि के लिए आते हैं, तो आपको कितना न्यूनतम अंक चाहिए, 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यानी 75 अंक अगर आपका आता है तो निश्चित रूप से आप भाग ले सकते हैं।
और इसके साथ ही इन्होंने मेन पॉइंट जो नोटिफिकेशन में आउट किया था छठे चरण में, ये लिखा है यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू हो। किसके लिए लागू? सीटेट के लिए भी, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी पास है तो उसमें भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। और इसके साथ ही डिजी लॉकर से जो प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं वो भी मान्य होगा। वो भी क्या होगा? मान्य होगा, क्योंकि अब तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीबीएसई के द्वारा सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका सर्टिफिकेट वगैरह या मार्कशीट वगैरह बाई पोस्ट नहीं भेजा जाता है, तो क्या किया जाता है? डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाता है। वहां आप अपने मोबाइल नंबर के सहायता से निश्चित रूप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी ने पूछा भी था कि सर मेरा मार्कशीट वगैरह डाउनलोड हो गया, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है, निश्चित रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी ने ये भी पूछा बिना आधार कार्ड का हो सकता नहीं, आधार कार्ड से लॉगिन वगैरह कर लीजिए और जो भी दूसरा नंबर दिया है वहां पे मैंने पुराना एक वीडियो बना वहां पे डाल वगैरह करके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा, प्रोसेस निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो फिलहाल ये 1 2 3 4 जो है ये अपडेट जान गए किसको कितना प्रतिशत वगैरह चाहिए। अब यहाँ एक और बात की चर्चा कर लेते हैं, नोट में हमने इसे डाल दिया है, जो ये 7वें चरण में लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि जो आपका प्रतिशत वाला एक वीडियो मेरा अलग से आएगा, क्योंकि पहला निमाली पे जो हमने प्रतिशत का वीडियो बनाया था शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि सर प्रतिशत जो स्नातक वगैरह है उसको एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से बता के दिखा के कीजिए ताकि हमें समझ में आए, नहीं समझ में आ रहा तो प्रतिशत वाला वीडियो एक स्पेशल आएगा। फिलहाल इसको हम बता देते हैं, ये जो पहले जो नियम था ये अभी जो है 7वें चरण में अगर निमाली 2020 पालन हो रहा है, निश्चित रूप से निमाली 2020 पालन हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस अगर नहीं आते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए इससे पहले क्या नियम था। को पात्रता परीक्षा बीटेट या सीटेट में अगर 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक दे नहीं होगा। यानी अगर आपका 82 आता है या इससे कम आता है, जैसे ST SC को जो नंबर आता है 75 वगैरह, या OBC को 82 आता है या इससे कम आता है, तो आपको कितना अंक दे नहीं होगा? 2 अंक आपको दे नहीं होगा। अगर 83 आ जाता है तो निश्चित रूप से 2 अंक दे होगा, यानी 55% अंक आ जाते हैं और ठीक 55, 82 नहीं 83 ठीक आ जाते हैं तो निश्चित रूप से 2 अंक आपको दे होगा, नहीं तो 2 अंक दे नहीं होगा। और ये अभी 7वें चरण में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, जिसके कारण इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ हम चाहे यहाँ पे अब ये डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये 7वें चरण में जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो किस कारण से जाएगा? पहला रीजन, ये 7वें चरण में निश्चित रूप से जाएगा। रीजन ये है कि ये 6ठे चरण में बहाली प्रक्रिया में भाग लिया जा चुका है, नियम वही है, तो 7वां चरण में जाना चाहिए और निश्चित रूप से जाएगा भी। दूसरा रीजन, अगर आप बीटेट का एग्जाम दिए होंगे, अगर आपको 75 नंबर आया, ST वगैरह की बात करो, STA या STF या जो भी ST SC या दिव्यांग है, अगर आपको 75 नंबर का एक सर्टिफिकेट दिया गया है बीटेट की तरफ से, अगर क्वालिफाई है तो उसको लेके फेंकिएगा तो नहीं, भूजा तो उस पर खाइएगा नहीं, निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। तो बहाली प्रक्रिया में भाग लीजिएगा तो सर्टिफिकेट आपका क्या कर दिया गया? लाइफ टाइम कर दिया गया है, यानी 7 साल 2 साल 3 साल के लिए तो है नहीं। तो हमेशा के लिए जब भी चरण होगा, जब भी शिक्षक बहाली होगा, उसमें ले जाके अगर शिक्षक मतलब शिक्षक नहीं बनते ले जाकर प्रस्तुत कर, सर ये है, अच्छा ठीक है मेधा में आ गए हो, लो शिक्षक बन गए, बन जाइए शिक्षक। तो ऐसा कोई भी डाउट मत रखे, किसी भी तरह का डाउट मत रखे कि 7वां चरण में जाएगा कि नहीं। और ये दोबारा मत पूछिएगा व्हाट्सएप पे, बहुत ज़्यादा आप लोग एक ही चीज़ को कहते हैं। 7वां चरण कब स्टार्ट होगा? अब इसके लिए बार बार पूछा जा रहा है कि इसके लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव। देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को आप पकड़ के पूरा खींचे, सर ये वैसे नहीं होता है। आप एक्टिव रहिए, हमेशा कार्य करते रहिए, कभी भी निगेटिव की तरफ मत बढ़िए कि हाँ इतना दिन लग जाएगा। अरे सारे लोग जानते हैं कि कब होगा क्या होगा, लेकिन आप खुद को अगर उस चीज़ों को निगेटिव सेंस को दिखाते हैं और खुद को लेते हैं अपने अंदर। हमने एक वीडियो कल बनाया था, मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि शिक्षा विभाग को इतने सारे कार्य हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी उस चीज़ों की अपडेट है, लेकिन मैं आपको दिखाता नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताता नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को ना नहीं दिखाना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को कम चीज़ों को दिखाना चाहिए। जब आवश्यकता से अधिक होने लगे तब उस पर बोली। हमने सब कुछ बोला था, लेकिन इतना एक शब्द में बोला शिक्षा विभाग को बहुत सारा कार्य, यही बोला था। इससे अधिक हमने कभी कुछ बोला नहीं, बोलना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो समझिए कि आप विरोधी हैं, विरोधी दल के एक तरह से होता है ना कि नेता है, वही होता है। तो उन सारी चीज़ों को मत देखिए, जहाँ पे उन सारी चीज़ों के पास मत जाइए जहाँ पे ये कहा जाता है कि हाँ ये काम है, मतलब इतना देर लग जाएगा, ये चला गया यहाँ तो वहाँ। क्या मतलब है उससे? आपको मतलब है शिक्षक बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करवाने से। कब होगा क्या होगा वो तो गवर्नमेंट जानती है,
आपका क्या काम है कि जल्द से जल्द स्टार्ट करवाना। मैं बता दूं कि अभी जो ये छठा चरण चल रहा है 2022 में आया है ये, और बता दूं कि गवर्नमेंट से उस समय जब आंदोलन हो रहा था उस समय, तो उस समय बताया गया था कि ये जाएगा उस समय, लेकिन उस समय निकला ना, पॉजिटिव रहे सारे अभ्यर्थियों को निकला। उसी तरीके से सातवां चरण निश्चित रूप से आपका स्टार्ट होगा। निश्चित रूप से हिंदी क्लब पे बने रहिए। हिंदी क्लब तो पहले सातवें चरण से कभी वीडियो आपने देखा है? नहीं देखा। अभी क्यों बन रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है। ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करवा सकते हैं, इसलिए। अगर वो नहीं कहते कि नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कितना हम लोग कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है एक ही रह जाता है कि हाँ जम के आंदोलन करना होगा तब होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो अब भी ऐसा कुछ ये नहीं है। आप लोग ट्विटर वगैरह जो भी चलाते रहिए। निश्चित रूप से आपका सातवां चरण स्टार्ट होगा, समय से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव रहिए, बने रहिए, ग्रुप वगैरह में जुड़े रहिए। ग्रुप का लिंक दे देंगे, फेसबुक ग्रुप का, वहाँ जुड़िए। वहाँ तो लिखते वगैरह भी हैं आप। चलिए, ये हो गया। तो ये नियम जो है सातवां चरण में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि भूजा तो खाना नहीं है, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, लाइफ टाइम के लिए हो गया। तो निश्चित रूप से जाएगा, कंफर्म रहिए, दोबारा मत पूछिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और इंक्लूड किया है। प्रश्न क्या है कि सर जो मेरा है ना, हम जनरल महिला हैं, 83 नंबर, 84 नंबर, 85 नंबर, ये नंबर मेरा आ गया है, क्या हम जनरल सीट पे फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न। अब इसके बारे में जान लेते हैं, फाइट करेंगे कि नहीं। इससे संबंधित एक क्या आया था, एक अपडेट रंजीत सर ने, इसका कोई लेटर नहीं जारी किया गया, एक रंजीत सर ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था। क्या कुछ था, एक तो ये वाला था 82 वाला उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि अंक वाला, ये अंक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सातवें चरण में अंक से संबंधित कोई वेटेज वगैरह का चर्चा नहीं है कि 2 अंक मिलेगा 3 अंक, ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है, सीधे हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी समझ लीजिए, समझना जरूरी है कि अभी जो छठा चलन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बीटेड में गलत प्रश्न के कारण रिजल्ट 150 पे नहीं निकला था, तो इनका क्या निकाला जाएगा, 55% पे निकाला जाएगा। अगर 55% आता है तो निश्चित रूप से आपको 2 अंक मिलेंगे। याद रखिएगा, 54.99 रहेगा तो भी आपको 2 अंक नहीं मिलेगा, लेकिन 55 जैसे होगा आपको कितना मिलेगा, 2 अंक मिल जाएगा। ये भी क्लियर समझ गए। अब हम आते हैं ये 11 नंबर पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी पूछ रहे थे वो। यदि कैंडिडेट्स बीटेट या सीटेट 60% के नीचे अपने आरक्षण में पास किए हो तो मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये कंफर्म रहिए। अगर आपका मतलब 60% के नीचे है, अगर आप कैंडिडेट है जनरल महिला वगैरह, चाहे कोई भी आरक्षण से पास किए हैं सीटेट या बीटेट, तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रंजीत सर पोस्ट उन्होंने लिखा था, और निश्चित रूप से वो भाग ले सकते हैं। तो अब ये भी क्लियर हो गया होगा आपका कि अगर आपका कम है तो जनरल में फाइट कर सकते हैं या नहीं फाइट कर सकते, निश्चित रूप से फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल जो अभ्यर्थी हैं वो खासा नाराज होंगे, सर ये भी अपडेट कर देते कोई भी चीज़। देखिए, जो वस्तु स्थिति है ना, उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए सारी चीज़ों को, और अच्छे चीज़ों को जानना चाहिए। अगर आप किसी महिला या किसी अन्य कैटेगरी का आरक्षण कोटि का मतलब पास नहीं करते, उसको बाहर कर देते हैं, और आप क्या होते हैं ना, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप से आगे केस वगैरह होगा, चाहे कुछ भी होगा ना, तो आपकी जॉब जो होगा वो खतरे में पड़ सकता है, दिक्कत हो सकता है। अगर वो कैंडिडेट कुछ करता है, तो वो कैंडिडेट कुछ नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कैंडिडेट कुछ करता है, निश्चित रूप से दिक्कत हो सकता है आपको आगे चल के। अभी तो बहाली प्रक्रिया में ऐसे ही बहुत दिक्कत है, इधर उधर जाके आपको जॉब ले लेना चाहिए और सातवां चरण का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डोमिसाइल वगैरह लागू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अच्छा खासा रिक्ति लेके आएंगे, सेंट्रलाइज तरीके से लेके आएंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात मैं बता दूं, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो एक वीडियो आपको स्पेशल दूंगा। वो स्पेशल वीडियो क्या होगा, तो स्पेशल वीडियो आपका सातवां चरण से संबंधित ही हो, आपकी मांग से संबंधित हो सकता है कि आपका कौन कौन सा वास्तविक रूप से मांग होना चाहिए। जैसे में डोमिसाइल में क्या कुछ ऐसा मांगा जाए, अब निवास तो कहते हैं कि सारे लोग बना लेते हैं, ऐसा कुछ क्या जोड़ा जाए, अब वो आवेदन आपको देना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी का बात माना जाता है। आप लोग जो भी लीड कर रहे हैं सातवें चरण से को, वो लेके जाके वो उस तरह का लेटर बनाए। कोई एक मेन पॉइंट में लिख के दूंगा जिसे आप जाके जमा करवा सकते हैं। क्या क्या, पहला कि डोमिसाइल में कुछ ऐसा चीज़ मांगा जाए जो जल्दी नहीं बनता हो, और वो लागू हो जाए, वो मांगा जाए, वो चीज़ देखा जाए, वो चीज़ ऑनलाइन चेक किया जाए, ताकि कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ऐसे ही चेंज करा लेता है लो, चाहे निवास जो होता है वो बन जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत सही जो भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि दिक्कत हो बनने में, तो वो चीज़ रहेगा कि निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पहला ये मांग।
दूसरा ये मांग कि जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट तरीके से लिखा जाए। स्पष्ट तरीके से क्या लिखा जाए कि ये ऑनलाइन हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। साथ में जब सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है किसी भी कैटेगरी में, पहले आप क्या कीजिए, शुरू से अंत तक सभी को जॉब दे दीजिए, जिस कैटेगरी में जैसे जैसे वैसे उसी तरह फिल कर दीजिए। फिर जो रिक्ति बचता है उसी समय क्या कीजिए, जितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं उन अभ्यर्थियों को किसी भी कैटेगरी को उसको मतलब जनरल में कन्वर्ट करते, उन्हीं अभ्यर्थियों को उसको सीट दे के जो मेरिट में आएंगे सारा सीट, अगर आपने 1 लाख सीट लेके आया है, आपके पास 1 लाख सीट है, तो पहले तो आप महिला पुरुष जिस तरीके से कैटेगरी वाइज आपने सीट बनाया उसी तरीके से फिल कर लीजिए। अगर सीट बचता है और अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी में बचते हैं तो उनको वो सीट देते हुए वो फुलफिल कर लिया जाए, उसी समय क्या किया जाए, फुलफिल कर लिया जाए, यानी कोई भी सीट रिक्त नहीं रहे। इस तरह के और भी पॉइंट्स अगर आप कहेंगे या कुछ आपका सजेशन होगा तो सजेशन भी दे दीजिए। अगर इस तरह का वीडियो भी चाहिए तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इस बारे में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।